Namaskar. Welcome to the fourth episode of Samvad and Samadhan. Today, we will be talking about Delhi riots. And my guest today is an anchor from Doordarshan. Please welcome Ashok Srivastava. Since the beginning of 2020, Delhi has been unstable. From CA protest to the current COVID crisis, it's purely chaotic. On February 23rd, Delhi witnessed one of the severe riots in the recent times, which led to the killing of 53 people and over 200 people got injured. In the latest development of Delhi riot case, the Delhi police has filed multiple charge sheets, naming Tahir Hussain, Umar Khalid, Khalid Safi, PFI, Pinjra Tod Group, and United Against Hate as the prime suspects. The biggest highlight in the charge sheet talks about these riots being as a deep-rooted conspiracy to create a communal unrest and defame the country worldwide under the garb of CAA protests. Beside this, there are still many unanswered questions which will eventually surface as the case will reach towards its closure. But then again, the biggest question would still be lurking in everyone's mind, that what about those who propagated these riots as the conspiracy against the Muslims from the news studios? नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद संवाद और समाधान में आने के लिए। अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। जैसे आप जानते हैं 2020 एक ऐसा साल रहा है जो पूरी दुनिया के लिए ही भारी रहा है, लेकिन उसी बीच अगर हम अपने देश की बात करें और खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए इस साल शुरुआत से ही बहुत ही संकट भरा रहा है। चाहे वो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट रहा हो, शाहीन बाग का मुद्दा रहा हो, उसके बाद दिल्ली में दंगे रहे हो या कोरोना की स्थिति रही हो। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वो विषय है दिल्ली में जिस तरह से दंगे हुए और अब जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उस पे बहुत ही संगीन जो आरोप हैं वो पुलिस ने कुछ लोगों के नाम दर्ज किए हैं, उन पे वो आरोप लगे हैं जो अपने आप में बहुत ही एक साजिश का किस तरह से एक साजिश हुई है उसके बारे में बताते हैं। तो मैं इस चीज में विस्तार में आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप छोटी सी प्रतिक्रिया दें इस दंगे को लेकर के। देखिए राहुल जी, ये पूरा जो दंगा था इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी एक बहुत बड़ी साजिश थी। आप ये सोचिए कि जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून सीए जब लागू हुआ और जब इसको संसद से पास करवाया गया, उसके बाद देश में एक पूरी झूठ की फैक्ट्री खुल गई और लोगों ने सीए के खिलाफ अनर्गल प्रचार करना शुरू किया कि इससे भारत के मुसलमान जो हैं उनकी नागरिकता छिन जाएगी, वो लोग द्वितीय दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। और इस पूरे मामले में एक पूरा षड्यंत्र जो था, न सिर्फ लेफ्ट की लॉबी थी इसमें बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिनको लग रहा था कि ये मुद्दा जो है, अगर ये सीए वाला मामला आ गया तो उनको एक और झटका लगेगा, क्योंकि वो लोग 370 से परेशान थे। 370 हटा था, उसके बाद से लोग के मन में जो है ये था कि देखो 370 कितनी आसानी से हटा लिया। इसके पहले जो है हम देख रहे हैं कि और भी तमाम मुद्दे थे जिनका जिनका कहीं ना कहीं इनके अंदर एक गुबार भरा हुआ था। राम मंदिर का इशू आया था तो इन्होंने सोचा अगर इस तरह से तमाम चीजें देश की सॉल्व होती गई तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सीए भी एक ऐसा मुद्दा था जिसमें पाकिस्तान में रह रहे जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए मुद्दा था। तो ये तमाम ताकतें एकजुट हो गई। पहले तो इन्होंने आंदोलन किया, शाहीन बाग बनाया, देश में जगह जगह धरने प्रदर्शन। उसके बाद जब इनको लगा कि इसका भी कुछ असर नहीं हो रहा है और जब इस तरह के प्रदर्शनों से भी कुछ नहीं हो रहा, सरकार अडिग थी, सरकार ने कहा इस कानून को लागू करेंगे। ये कानून लागू भी हो गया। जब उसके बाद लागू करने की हो गई तब इन्होंने फिर इनके पास एक आखिरी रास्ता जो विकल्प बचा था, तब इन्होंने देश भर में दंगे करवाने की साजिश रची। ये साजिश जो है देश भर में दंगे कराने की थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में कुछ पुलिस वालों को एक घर के अंदर बंद करके उनको जला देने की कोशिश हुई थी। लखनऊ में हमने देखा किस तरह से दंगे हुए। तो देश भर में जहां इनकी ताकत थी वहां इनको इनके दंगे करने की साजिश थी, वहां ये दंगे भड़काना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त थे, योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि जो भी दंगा करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, तो उत्तर प्रदेश में उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन दिल्ली में क्योंकि ये तमाम ताकतें जो है, ये जो गठजोड़ ये जो पूरा है, ये लेफ्ट हैं, ये जो इस्लामी ताकतें हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का, इनके जो सेंटर है, गठजोड़ का सेंटर है वो दिल्ली है। तो दिल्ली में ये मजबूत थे। दिल्ली में तब इन्होंने इस तरह के दंगे भड़काए झूठ को लेकर।
आज आप देखिए राहुल जी, सीए कानून को, नागरिकता संशोधन जो कानून था उसको लागू हुए 5 महीने हो गए हैं। इन 5 महीनों में 5 मुसलमानों की भी नागरिकता नहीं गई है, किसी को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाया गया। लेकिन ये लोग झूठ बोलते रहे और इसीलिए इन्होंने पूरे ये दंगों की साजिश रची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए। और ये पूरी बहुत बड़ी साजिश है। इसमें पता नहीं कितने, अभी तो जब ये जिस दिन ये ताहिर हुसैन को पकड़ा गया और उस दिन मैंने पुलिस की जो चार्जशीट देखी, उन्होंने उसमें लिखा कि ताहिर हुसैन वॉज मास्टरमाइंड। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन जो है दंगों का मास्टरमाइंड। मेरा मानना है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो सिर्फ मोहरा है। ताहिर हुसैन बहुत छोटा मोहरा है, इसके मास्टरमाइंड जो है और बड़ी ताकतें हैं। और इसके मास्टर कौन है और वो माइंड किसका है, वो जानना देश के लिए बहुत जरूरी है अगर इन दंगों का सच हम जानना चाहें तो, क्योंकि ये सिर्फ ताहिर हुसैन एक छोटा सा मोहरा है। जी जी। देखिए अशोक जी, एक बात यह है कि कोई भी दंगा अपने आप में अचानक से नहीं भड़कता। इसके पीछे लेयर बाय लेयर, तय बाय तय काम किया जाता है और इस पे काफी प्लानिंग की जाती है। जिस तरीके से पुलिस ने 1000 पन्ने की चार्जशीट फाइल की है और जिस तरीके से उसमें इस दंगे के बारे में परत खोल करके बताया गया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था ये जो पूरा हुआ। कुछ तरह से कुछ लोग पहले जो जमीन में लोगों को भड़काने का काम किया, कुछ लोगों ने पीछे रह करके फंडिंग करी, किस तरीके से मीडिया लॉबी ने भी, कुछ चैनलों ने इसको कुछ अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करी। और ये पूरा का पूरा जो जो पूरा कांड ये हुआ है, इसमें काफी सिर्फ वो लोग के नाम आ रहे हैं जो लोग सिर्फ वहां पर थे दंगे में, लेकिन इनके पीछे बहुत लोग थे जो पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे। आज जो बड़ी इसमें एक बहुत बड़ी पुलिस ने एक और अरेस्ट की है, जो एक खालिद सैफी करके जो है, जिनको आज अरेस्ट किया गया है पुलिस ने, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट को एक ग्रुप है जिसके वो के साथ वो जुड़े हुए हैं। और ये चीज क्या दर्शाता है कि इसमें मतलब आप एक धर्म विशेष को लेकर के, पहले कहा गया कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन अब तो ये साफ साफ आ रहा है कि जितने भी नाम जब तक हुए हैं, चाहे वो उमर खालिद का नाम हो, चाहे वो ताहिर हुसैन का नाम हो, चाहे वो खालिद सैफी का नाम हो, ये एक ही धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक रची गई साजिश थी? देखिए, इसको मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि जो आपने गिरफ्तार लोग हुए उसमें पिंजरा तोड़ जैसी संगठन की 2 महिला भी हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं है। 2 महिलाएं भी हैं जो पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी, वो दोनों हिंदू हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो पूरा दंगा है इसमें जो है ये हिंदुओं के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ, मैं उसमें नहीं जाता। मैं देखिए आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, ये पूरा गठजोड़ है। मैंने शुरू में भी कहा ना, ये गठजोड़ है। गठजोड़ किनका है? अभी सफूरा जरगर के बारे में एक बात हो रही है बार बार। सफूरा जरगर जो है वो क्या थी? सफूरा जरगर के बारे में जो जानकारी सामने आई है, वो साफ जानकारी है कि सफूरा जरगर एनएसयूआई की सियासत, एनएसयूआई के साथ जुड़ी रही थी। एनएसयूआई क्या है? कांग्रेस की एक छात्र संगठन एनएसयूआई है। सफूरा जरगर उसकी भी कार्यकर्ता रही। और ये दंगों की शुरुआत, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया, आप भी इस प्रोग्राम में, मेरे कार्यक्रम दो टूक में आया, मैंने दो टूक में इसमें बड़ा सिलसिलेवार बताया था कि आप देखिए किस तरह से होता है कि जब ये पूरा मामला, जब ये सीए कानून लागू जब संसद से पास कराया जाता है, उसके बाद रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली होती है। उस कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी कहते हैं कि प्रियंका गांधी ये कहती है कि आप कोई भी घर में नहीं बैठे, जो घर में बैठेगा वो कायर होगा। सोनिया जी कहती हैं कि वक्त आ गया आर पार लड़ाई का। और उसके बाद, तुरंत बाद, ये सब जब वो कहती हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी का भाषण होता है, उसके तुरंत बाद अगले दिन से जो है वो जामिया में ये हिंसक आंदोलन शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं इसको आप सिलसिलेवार देखिए कई चीजें जो है वो जुड़ रही थी। पहली बात, जब लोकसभा के चुनाव आए, ये विपक्षी इस बात को लेकर बड़े संतुष्ट थे कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। ये लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। दिल्ली में एक बड़ा गैंग था जो कहता था कि भाई बहुत होगा, अगर बीजेपी बहुत सीटें जीत लेगी तो 200, 210, 220 सीटें जीतेगी, इससे ज्यादा बीजेपी नहीं जीत सकती। और 210, 220 अगर जीतेगी तब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। लोगों ने यहाँ थ्योरी चलानी शुरू की थी कि नितिन गडकरी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, किसी ने कहा कि संयुक्त मोर्चा बनेगा, उसके प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद जब ये लोकसभा चुनाव आए तो ये लोग सन्न रह गए। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, मैं आप यहाँ पे एक जिक्र ये कर दूं, ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो कार्यक्रम करता हूँ 2 डीडी न्यूज पर, उसमें कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझे 2 बार सीधे सीधे धमकी दी थी, कहा कि 23 तारीख को नतीजे आएंगे, चुनाव नतीजे आएंगे,
तो 24-23 के बाद हम आपको भी देख लेंगे। तो उनका इशारा था कि 23 के बाद हम तुम्हें डीडी न्यूज से दिखवा देंगे, बाहर से दिखवा देंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम की विपक्ष को लग रहा था हम लोग वापस आ गए। एक तो उनको लोकसभा चुनाव की चोट लगी, उसके बाद देखिए 370 एकदम से 370 हो गया, कुछ नहीं हुआ, लगा कि देश बिल्कुल जल जाएगा। क्या बयान दिए थे सबने, जो है पीडीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कि भारत का कोई झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं मिलेगा, पूरे देश जल जाएगा। उन्होंने कहा था पूरे देश में आग लग जाएगी। गुलाम नबी आजाद का भाषण देखिए, वो इतने बौखलाए हुए थे, वो संसद से कुछ कार्रवाई निकाल दी गई। गुलाम नबी आजाद बार बार सत्ता पक्षी और कह रहे शट अप शट अप यू शट अप, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या शब्द बोले थे जिसको लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई से निकालना पड़ा। तो इनकी बौखलाहट देखिए कि किसने बौखलाए हुए थे। तो ये बौखलाहट, फिर राम मंदिर का मामला हो गया, कोई आवाज नहीं उठी। 3 तलाक को लेकर इतनी बड़ी पहल हो गई, कोई आवाज नहीं उठी। तो ये सारे के सारे लोग गठजोड़ में, मैं फिर कहता हूँ, विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आप ले लीजिए, जिसमें सबसे आगे लेफ्ट था। लेफ्ट के लोग जो हैं, क्योंकि अगर बीजेपी ज्यादा समय तक शासन में रहती है तो उसका नुकसान, मेरा पर्सनली मानना है कि उससे सबसे ज्यादा नुकसान, कांग्रेस से ज्यादा नुकसान जो है लेफ्ट को होगा, क्योंकि लेफ्ट जो है वो पहले ही बिल्कुल हाशिए पर है। और अब आप देखिए कि लेफ्ट जैसे जैसे बीजेपी जिन जिन राज्यों में बढ़ती गई है, उन राज्यों में लेफ्ट खत्म होता गया। तो लेफ्ट को अब ये चिंता है कि हम तो सब कुछ निकल जाएंगे। और मैं, राहुल जी, ये भी बड़ा स्पष्ट तौर पे मानता हूँ, मैंने इसको लेकर एक वीडियो ब्लॉग ये भी पिछले दिनों किया था, कि आप अगर राम मंदिर आंदोलन को आप उठाकर देख लेंगे, पलट कर देख लेंगे, तो ऐसा कई बार हुआ कि राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा था, अयोध्या का मुद्दा था, उस पर हिंदू मुस्लिम जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम जो ताकतें थी, वो लगभग वो तय मान रहे थे कि अब हम चलिए कोई समझौता कर लेते हैं। मुसलमानों के मन में भी, हिंदुओं के मन में लगा कि चलो कोई आउट ऑफ द कोर्ट जाके समझौता कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये समझौते की बात आती थी, ये जो लेफ्ट के लोग हैं, इसमें आप देखिए ये जो इतिहासकार हैं लेफ्ट के, जो कथित बुद्धिजीवी हैं, रोमिला थापर हुए या फिर इरफान हबीब हुए, ये लोग तुरंत आते थे, ये लोग कहते थे अरे ये तो यहाँ पे राम का कोई अस्तित्व नहीं था। वो कहते थे अयोध्या में राम का कोई अस्तित्व नहीं था, और ये जो है यहाँ पर मस्जिद मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था, ये तो बिल्कुल मुसलमानों की जगह। तो ऐसा कहते थे, उससे जो लोग मुस्लिम पक्ष था उसको ये लोग भड़काते थे। और तो लेफ्ट का आप समझिए कि सबसे बड़ा रोल जो है, लेफ्ट की जितनी ताकतें हैं वो लोग एकजुट हुई। उनके साथ कौन जुड़े? उनके साथ अर्बन नक्सल जिनको हम कहते हैं, वो ताकतें, वो लेफ्ट की जुड़ी ताकतें हैं। अर्बन नक्सल जिनको लग रहा था उनके पांव नीचे जमीन खिसक रही है, कई अर्बन नक्सल इस वक्त जेल में हैं, आप जानते हैं। उनके लिए भी अब सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अपनी चीजों को बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। और इनके साथ जुड़ी वो कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें, जो ट्रिपल तलाक के, राम मंदिर के मामले से, वो कट्टरपंथी जिनको लगता था कि अब जो है हिंदुस्तान में 3 तलाक पास हो गया तो उनकी जमीन, तो ये सारी ताकतें थी, ये सारी ताकतें मिली। अब हम ये तो नहीं कह सकते लेफ्ट की जो ताकतें हैं या विपक्ष में और जो ताकतें बैठती हैं, कांग्रेस में जो इस तरह के एलिमेंट बैठे हैं, वो सबके सब मुस्लिम है, नहीं, तो सबके सब मुस्लिम नहीं है, में हिंदू भी हैं। तो ये राजनीतिक दंगे थे, ये सत्ता के लिए दंगे थे, सत्ता की जो आपके हाथ से चिटक रही थी उसकी कुंठा के दंगे थे। तो ये सब चीजें मिली और तब इन्होंने दंगा किया। अशोक जी, एक बहुत ही गंभीर बात ये जो सोचने वाली है वो ये है कि इस पूरे कांड में स्टूडेंट्स का नाम और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का नाम बहुत आया। पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें भी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया। अगर आप देखें कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें उमर खालिद ने, 17 फरवरी का वो वीडियो था, जिसमें वो एक रैली के दौरान साफ कह रहे थे कि ट्रंप जब देश में आएंगे तो अब तक तो हम चुप रहे, राम मंदिर के बात में हम चुप रहे, हम ट्रिपल तलाक के मामले में चुप रहे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, एनआरसी और सीए के मामले में हम ट्रंप को दिखा देंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार देश को तोड़ रही है और सबको सड़कों को उतरना पड़ेगा। और जब ये दंगे हुए उसके बाद जब पुलिस की अब चार्जशीट फाइल हो, उसमें उमर खालिद के बारे में साफ साफ पुलिस ने मेंशन किया है कि वो इस चीज में इन्वॉल्व थे। उन्होंने किस तरह से ताहिर हुसैन के साथ मिलकर और पीएफआई के साथ जोड़ करके वो बीच में एक तार थे, वही एक पॉइंट थे जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ साथ और आपने जो अभी मेंशन किया, नताशा नरवाल जो पिंजरा तोड़ जो ग्रुप की जो लड़की थी उसका नाम इसमें आया है, देवबिना कलिता जो एक लड़की है उसका नाम इसमें आया है। ये क्या दर्शाता है कि इन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स कहें या ना कहें ये पता नहीं, ये तो अब पुलिस आने वाले वक्त में साफ कर देगी, लेकिन ये किस तरह का माहौल
स्टूडेंट्स के साथ क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी का कोई रोल नहीं है? इस तरह स्टूडेंट को भड़का के इस दंगों में लाया गया। देखिए राहुल जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है जो आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ जो एजुकेशन में इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज में जो कॉलेजों में जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है। मैं खतरनाक इसलिए कहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रेफरेंस बुक में, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक में 2015 तक था लिखा था भगत सिंह एक आतंकवादी थे। ये पढ़ाया जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि भगत सिंह आतंकवादी थे। तो ये तो किताबों का हाल है। अभी मैंने जिक्र किया आपको, इतिहास की किताबें हमारे यहाँ कौन लिखते रहे हैं, रोमिला थापर, इरफान हबीब, जो बार बार झूठे साबित हुए, ये लोग किताबें लिखते रहे। दूसरी बात क्या है, देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप जवानी में, अगर आप वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए तो फिर आपकी जवानी जो है उसको लोग शक की नजर से देखेंगे। लेकिन फिर इसी में आगे कहा जाता है कि लेकिन अगर आप मैच्योर होने के बाद भी वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहते हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब खून गर्म होता है ना तो लोगों को क्रांति बड़ी अच्छी लगती है कि भाई क्रांति कर देंगे ये वो। अब हिंदुस्तान में देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो लिखती पढ़ती नहीं है, वो ज्यादा कुछ जानती समझती नहीं है। मैं बड़ा इस बात को लेकर हैरान था, अशोका यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जब कश्मीर को लेकर बहुत कुछ आंदोलन, जब बुरहान वानी जब मारा गया था, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कई बच्चों ने बड़ी तादाद में उन्होंने एक कागज बनाया, उस पर दस्तखत किए और एक उन्होंने मेमोरेंडम जो है प्रिंसिपल को दिया। और उस मेमोरेंडम में ये लिखा था कि 370 जो है वो उसको 370 में उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है, कश्मीर को भारत से आजाद कर देना चाहिए क्योंकि कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है। जेएनयू में आप देखिए, जेएनयू में प्रोफेसर जो है, एक वीडियो आई थी, जेएनयू की प्रोफेसर, बड़ी वामपंथी प्रोफेसर जो है, वो जेएनयू में खुलेआम पढ़ा रही हैं बच्चों को, कह रही हैं कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब आप बताइए कि इनका इतिहास का ज्ञान, इनका कितना उछला ज्ञान जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी में ये बताएंगे। अच्छा होता क्या है, एक तरफ ये ताकत होती है जो इस तरह का झूठ बार बार परोसती है, दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे मीडिया के महान पत्रकार हैं जी, वो महान पत्रकार क्या करते हैं, बुरहान वानी जब मरा था तो बुरहान वानी के लिए कहा गया कि किसी ने कहा, बरखा जी ने कहा कि वो बुरहान वानी जो है वो मास्टर का बेटा था, राजदीप जी ने कहा वो क्रांति करना चाहता था। अब आप बताइए, क्रांति करने के लिए बुरहान वानी क्रांति करना चाहता था? वो जो कि अय्याश एक नंबर का था, ड्रग्स वो लेता था, लड़कियों की इज्जत से वो खेलता था, उसको आप क्रांतिकारी बता रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। तो हिंदुस्तान में मीडिया कवर, आउटलुक जैसी घटिया पत्रकारिता जो कवर पेज पर जो है, मुझे आज भी याद है 2008 में जब ये अमरनाथ लैंड रोक हुआ था तो उसने पूरी कहानी जो है आउटलुक ने, ये क्या नाम है इनका, अरुंधति रॉय को पूरी फ्रंट पेज पे दिया था और आजादी उसका शीर्षक दे दिया था और लिखा था कि क्या क्या उसने बकवास नहीं लिखी थी, लिखा था कि कश्मीर को बिल्कुल आजाद कर देना चाहिए, अब कश्मीर बहुत हो गया। तो ये अब चीजें पढ़ाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, जो मीडिया के सेलिब्रिटी एंकर होते हैं वो बताते हैं कि कश्मीर में देखिए जी, कश्मीर में बड़ा अत्याचार हो रहा है अचानक। तो ये सब चीजें जब बार बार जहन में भरी जाती हैं, आप सोचिए मीडिया जहन में ये भर रहा है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, वहां के लोग आजादी चाहते हैं, उसके बाद आपके क्लासरूम में जो है बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि देखिए बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है कश्मीर में और कश्मीर के ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो यंग माइंड है वो कितना पॉल्यूटेड होगा, तो वो पॉल्यूशन जब उसके दिमाग में घुसेगा तो वो क्या करेगा, वो इसी तरह से कश्मीर को पढ़ेगा नहीं, इतिहास पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, वो सीधा मेमोरेंडम बना के देगा कि जी कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। तो इस तरह के लोग हैं। फिर इसमें वामपंथी जो पूरे जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग हैं वो जाते हैं, रोज जाते हैं, उनको आप देखिए, आपको मालूम होगा कश्मीर में प्रोपेगेंडा कैसे होता है, वही प्रोपेगेंडा यहाँ पर भी होता है। आजकल प्रोपेगेंडा का एक बड़ा हथियार जो है मोबाइल फोन है।
मैं जब कश्मीर में कई बार रिपोर्टिंग करने जाता था तो वहां पर मुझे कई लड़के मिलते थे, वो कहते थे आपको कोई वीडियो चाहिए, वो अपना मोबाइल फोन खोल को दिखाते थे। उनके मोबाइल में तमाम तरह के वीडियो होते थे। एक लड़का मर गया, यंग मर गया, उसके माँ बाप रो रहे हैं, वो जो है उसकी लाश के पास खड़े होकर विलाप कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो कश्मीर में, और कश्मीर में भी इस तरह के वीडियो आपने पढ़ा होगा, जब आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको इसी तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं। ये दिखाया जाता है देखो कितना अत्याचार हो रहा है। अब यही यही इसी तरह के वीडियो ये वामपंथी लेफ्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दिल्ली में भी स्टूडेंट्स को दिखाती है, उनको वीडियो भेजती है। मैं ऐसे कई ग्रुप जानता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, जिनको इस तरह के वीडियो, तो जब ये सब चीजें भेजी जाएंगी और कहा जाएगा अत्याचार हो रहा है, तो बेचारा स्टूडेंट जो है वो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने ऐसा इकोसिस्टम नहीं बनाया कि हम इन स्टूडेंट्स को सही जानकारी इन तक पहुंचा सके। एक ऐसा इकोसिस्टम आज भी हिंदुस्तान में नहीं बना है। 6 साल से मोदी सरकार है, लेकिन आज भी वो इकोसिस्टम हम नहीं बना पाए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बहुत जगह हो, चाहे एबीवीपी काम कर रही है, बाकी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो इकोसिस्टम हम नहीं बना पाए हैं जो यंग माइंड को पॉल्यूटेड होने से रोक सके, उनको सच्ची चीज बता सके। ना हम उस तरह का मीडिया इकोसिस्टम बना पाए हैं, ना यूनिवर्सिटी में बना पाए हैं। जी, ये बहुत ही एक गंभीर बात है, क्योंकि पहले तो स्कूल में ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिर लाइफ का जो पहला एक्सपोजर होता है वो कॉलेज में मिलता है, और वहां पर कुछ इस तरह के प्रोफेसर अगर आपको दिमाग में ये बातें डालने लग जाएंगे तो ये जो युवा पैदा होगा इन कॉलेजेस से, वो देश के बारे में, देश हित के बारे में कैसे सोचेगा। और यही इन्हीं में से कुछ चंद लोग जब हीरो बन जाते हैं, मीडिया उनको कवरेज दे देती है, तो और लोग फिर उनकी तरह बनने के लिए और ऐसे प्रयास करते हैं, सुर्खियों में आने के लिए, और ऐसे उलूल जुलूल भाषण देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ाया हुआ है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की जरूरत है। खैर, मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का इस पूरी घटना में आप कैसा रोल देखते हैं, क्योंकि जो पुलिस की चार्जशीट है उसमें ताहिर हुसैन का नाम, और ताहिर हुसैन का जो कन्फेशन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो उस वक्त मौजूद थे अपने घर की छत पे जब दंगे उनकी घर की छत से हो रहे थे। कैसे उन्होंने इस दंगे के लिए 1.25 करोड़ रुपया अपनी फर्जी कंपनी के थ्रू पूरा स्पॉन्सर किया, पीएफआई ने कैसे किया, उमर खालिद ने कैसे मदद करी, उन्होंने पूरी चीज इस चीज को पुलिस के बारे में पुलिस को बताया, पुलिस ने उस चीज को चार्जशीट में मेंशन किया है। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ कहती है उनको निलंबित कर देती है, लेकिन वही उनके एमएलए अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि उनको सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम है, और आम आदमी पार्टी इस बयान के बाद भी चुप रहती है। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कितनी इस चीज के लिए जिम्मेवार है? काफी हद तक आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में जो माहौल खराब होना शुरू हुआ था, उसके पीछे अगर एक व्यक्ति सबसे ज्यादा था दिल्ली में मुसलमानों को, मैंने कहा पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसको आप एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, दूसरी तरफ अगर दिल्ली के मुसलमानों को भड़काने में अगर किसी का हाथ था सबसे बड़ा, तो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां का हाथ था। ठीक है, वही अमानतुल्लाह खां जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। अब अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खां का संबंध जो है, सबसे बड़े दिलचस्प बात यह कि इनका संबंध, इनका रिलेशन क्या है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ जो है वो ये ताहिर हुसैन को निलंबित कर देते हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खां खुलकर जो है ताहिर हुसैन के पक्ष में बयान देता है और कहता है कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। तो तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की आप कितनी ही बुराई करें, अरविंद केजरीवाल का एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो डबल फेस के साथ दो तरफा लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। उनका उनका दोहरे चरित्र के साथ, डबल फेस के साथ, इधर भी बेवकूफ बनाते हैं, इधर भी बेवकूफ बनाते हैं। हिंदुओं को भी उन्होंने बेवकूफ को अच्छे से बनाया, मुसलमानों को भी अच्छे से बेवकूफ बनाया। तो अमानतुल्लाह खां को खड़ा कर देते हैं वो अपना चेहरा दिखाने के लिए। और ये आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में जब चुनाव थे तो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कभी बजरंगबली की जय हो रही है, कभी जो है वो भगवान उनके सपने में आते हैं, भगवान उनके सपने में आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, और उधर अमानतुल्लाह खान जो है वो भड़काऊ भाषण देते हैं। तो ये तमाम जो चीज है, ये सिंपल सी बात है, इसमें अरविंद केजरीवाल एक बड़ा गेम खेल रहे थे। और अरविंद केजरीवाल कितने महत्वाकांक्षी हम सब जानते हैं उनकी। वो अब आज जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहना चाहते, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और जो अति महत्वाकांक्षी आदमी होता है, और जो छोटा व्यक्ति अति महत्व, छोटा मतलब कद से मत ले लीजिएगा कद तो छोटे व्यक्ति, जो छोटे कद के होते हैं वो बहुत ऊंचे व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं होता।
लेकिन छोटा व्यक्ति जब बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं, जो दिल का छोटा होता है, ईमान का छोटा होता है, जब छोटा व्यक्ति बहुत बड़ी आकांक्षाएं पाल लेता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी उसी तरह के व्यक्ति हैं कि उनकी बहुत बड़ी आकांक्षाएं हैं, और इसीलिए जो है दिल्ली में जो कुछ हुआ उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका मैं बहुत संदिग्ध मानता हूँ। लेकिन राहुल जी, मैं यहाँ पर एक बात और बोलता हूँ, मैं इसमें केंद्र सरकार ने भी अब तक जो किया है मैं उससे भी बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता पीएफआई जब ये सारे दंगों की तैयारी कर रही थी, जब पैसा फंडिंग चल रहा था, तो गुप्तचर एजेंसियों को पीएफआई पर क्या, पीएफआई के अगर आप अकाउंट सील हैंडल कर पे देनी जाएंगे, चाहिए। हाँ मुझे नहीं पता पीएफआई अभी अभी क्या है, लेकिन कुछ समय पहले तक जब मैंने देखा तो पीएफआई के जो ट्विटर हैंडल था उस पर साफ तौर पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर थी और उसने इस तरह से लिखा था कि ये अन्याय है और इसको हम भुलाएंगे नहीं। तो ऐसी संस्था जो कि खुलकर इस तरह की विचार व्यक्त करती हो और खुलकर इस तरह से जो है देश की अदालत के खिलाफ जहर उगलती हो, और पीएफआई का इतिहास हम जानते हैं, कई जगह पर केरल में तो खुद कांग्रेस के लोगों ने पीएफआई को लेकर के उंगली बिल्कुल। उठाई थी। तो ऐसे संगठनों को लेकर के उनकी फंडिंग, उनकी चीजों पर केंद्र सरकार अभी तक पीएफआई जो है वो प्रतिबंधित क्यों नहीं है? क्या उसके क्यों खिलाफ नहीं? आप पूरी तरह से सबूत नहीं जुटा पाए हैं? ये सारी चीजें, तो इसलिए मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी इसमें, मैं केंद्र सरकार से एक बड़ी भूमिका, मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार में मुझे जो गृह मंत्री है या उनकी मुझे जो नियत है मुझे उसमें शक नहीं है, मैं उनकी नियत मुझे मालूम है उनकी नियत है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो इको सिस्टम की मैं बात करूंगी इतना स्ट्रांग है कि आज भी ब्यूरोक्रेसी में, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या बाकी तमाम मंत्रालय हो, आज भी ब्यूरोक्रेसी में ये जो इकोसिस्टम है इसके लोग बैठे हुए हैं, और आज भी ये लोग बैठ करके अपना एजेंडा चला रहे हैं। और इनको जब इन तमाम ताकतों को आप रोक नहीं लेंगे तब तक ये होता रहेगा। तो पीएफआई हो या बाकी सब चीजें हो, उनको कंट्रोल करने में आपको टाइम लगेगा जब तक आप इस इकोसिस्टम को अच्छा हिसाब किताब नहीं कर लेते, इसको आप दुरुस्त नहीं कर लेते। जी अशोक जी, ये तो हमने जो बात करी ये उन लोगों की करी, चाहे वो ग्राउंड से इन्वॉल्व थे या वो बैक एंड में इन्वॉल्व थे, लेकिन कुछ लोग जो टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके इस पूरे दंगे को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे थे, जो बार बार इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मॉब ने अटैक किया तो ये दंगे हुए, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कपिल मिश्रा के एक भाषण की वजह से ये दंगे हुए, जो ये लोग कोशिश कर रहे थे, चाहे वो आरफा हो, चाहे वो कोई और पत्रकार हो, चाहे वो इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप हो, जो लोगों के बीच में जाके पूछते हैं कि क्या कपिल की वजह से ये हुआ है, या फिर बाहर के देश के वॉशिंगटन पोस्ट या सीएनएन में बैठकर भाषण देने वाले और पत्रकार हो, यहाँ तक कि विकिपीडिया के पेज में अगर आप अभी जाएंगे तो इस दंगे के बारे में जो दिल्ली राइट्स 2020 देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है पूरे पूरे पेज में कि हिंदू मॉब ने मुस्लिम लोगों को प्रताड़ित किया है, हिंदू मॉब ने मुस्लिम लोगों पे अटैक किया है। पूरे पेज में ताहिर हुसैन का जिक्र ही नहीं है, एंड में एक जगह ताहिर हुसैन का नाम जिक्र होता है। तो ये जो लोग हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्यों ना हो। आपको पता है जावेद अख्तर ने ट्वीट किया था, जो बात अमानतुल्लाह खान ने कही है वही जावेद अख्तर ने उस टाइम पे कही थी कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। तो ये जो पूरी लॉबी है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कोई करता? ये लोग भी तो गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ये लोग दंगा भड़काते हैं, असली लोग ये भी तो माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं ये तमाम लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं। अब देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दिल्ली में वायर, प्रिंट, ट्विंट, ये तमाम जो हैं एक झूठ को लेके हैं और उस झूठ पर इतना लिखना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, अभी पिछले दिनों मैं सर्च कर रहा था, मैं कुछ स्टडी कर रहा था और रिसर्च कर रहा था। आप सफूरा जरगर नाम डालिए तो सफूरा जरगर को लेकर बीबीसी से लेकर हिंदुस्तान में हर जितनी तमाम मीडिया हुए, तो सफूरा जरगर को एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखाया जा रहा है जिसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सफूरा जरगर प्रेग्नेंट लेडी है? सिर्फ इतनी उनकी पहचान है? इतनी पहचान नहीं है। सफूरा जरगर की पहचान नहीं है कि वो दंगों को भड़काने की आरोपी हैं, ये उनकी पहचान है। लेकिन जब बेल रिजेक्ट होती है तो तमाम मीडिया संस्थान, बीबीसी जैसे संस्थान की जो हेडिंग रखती है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है उसकी जो है वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी।
प्रेग्नेंट लेडी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई है। प्रेग्नेंट तो और भी बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं इस वक्त जेल में हैं, और बहुत सारी नलिनी जो राजीव गांधी की हत्या में शामिल थी, वो भी प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने राजीव गांधी की हत्या बिल्कुल। की। और इसका जेल में मतलब इस नहीं है हर आप चीज की प्रेग्नेंट व्यवस्था है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, आप अब जब मैंने पढ़ना, आप देखिए कहीं ये नहीं लिखा था कि जज साहब ने, पहली बात तो सफूरा जरगर की जो बेल एप्लीकेशन है 3 बार रिजेक्ट हुई। 3 बार बिल्कुल। अगर किसी की रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब कोई इसमें कुछ तो भी वो होगा, कोई केस में दम होगा। दूसरी बात है कि जज साहब ने जब आखिरी बार जेल हुआ, और तब जब उनके सफूरा जरगर के वकीलों ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है, बीमार है, तो बाकायदा जज साहब ने ये कहा कि इनकी हर तरह की टेक केयर की जाए, इनको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। और जेल में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, जैसा आप बता रहे हैं, और वो हमारे यहाँ नियम है, उनको हर तरह की उनको कैलोरीज कितनी देनी है, विटामिन कितनी देनी है, उन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। उनको पर्याप्त भोजन मिले, उनको हर तरह की मेडिकल असिस्टेंस मिले, उनका रेगुलर जांच हो। ये सब कुछ जेलों में होता है, तो ऐसा नहीं होता जेलों में नहीं होता। लेकिन आप प्रेग्नेंट 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 कहकर आप एक दंगों की आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सफूरा जरगर को लेकर के आप देखिए, वो वीडियो क्या क्या नारा लगा रही थी। सफूरा जरगर आज प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो नारा लगा रही थी कि दिल्ली के खून से आएगा आएगा इनकलाब, इनकलाब। कश्मीर के खून से आएगा इनकलाब, दिल्ली मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। तो वो क्या हिंदुस्तान का टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारे लगा रहे हैं, तब आपको और समझ में वहां आया कि आप अरुंधति राय प्रेग्नेंट हैं। खड़ी थी। खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, और उनकी ये सब मोहरे हैं ना, ये सब मैंने कहा ना, इनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, आप जिन मीडिया कर्मियों की बात कर रहे हैं, उन सबके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं। और देखिए, आज एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये साफ साफ लिखा था, अभी अब चीन को लेकर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आजकल चीन को लेकर बहुत कुछ कर रहा है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, चीन जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन तमाम अखबारों को वो मोटी रकम देता है उनकी पब्लिसिटी के लिए और बाकी चीजों के लिए, और अपने विज्ञापन हर तरह से चीन मोटी रकम देता है। तो आप ये सोचिए कि ये अखबार ये सब बिके हुए हैं जी, ये टोटल बिके हुए अखबार हैं, एजेंडा भारी अखबार हैं, और इस्लामी ताकतें हैं, इनके पीछे चीन है, बाकी सब ताकतें हैं, ये सारे लोग एजेंडा के पर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी यही चीज हो रही है, हिंदुस्तान में भी मीडिया। लेकिन आपने कहा कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, कार्रवाई जो है बड़े ये बात ऐसा नहीं है कि कार्रवाई थोड़ी बहुत तो मैं देखता हूँ कि कुछ होती है, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि अगर आप किसी को झूठ, अभी देखिए ना विनोद दुआ, मतलब इतना वो बेशर्म आदमी है विनोद दुआ, मतलब उसको उसको लेकर के आज आप विनोद दुआ बिल्कुल। देखिए, एडिटर्स गिल्ड ने विनोद दुआ के नाम पे निकाल दिया। ये वही व्यक्ति है जिसको लेकर मी टू मी का टू हुआ था, और मूवमेंट। इसने कितनी महिलाओं के साथ इसने बदतमीजी की, उनका शारीरिक शोषण किया था। किसी महिला को अपने कार में बुला करके उससे जबरदस्ती किस करने की जबरदस्ती, कोशिश कराई, हाँ, बदतमीजी करने की। किसी के साथ कुछ, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है, और वो कहता है कि भारत में अमेरिका की तरह क्यों नहीं हो रहा। तो आप चाहते हो कि जहां पर भी लूटपाट हो, लोग दुकानों में घुस कर लूटपाट करें, ये सब करें, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब एक एफआईआर हो जाती है, तो ये लोग कहते हैं कि देखिए पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है। देखिए, इसमें हम ये भी जानते हैं कि दुर्भाग्य से भारत की जो सरकारें हैं और भारत में जो पूरा इकोसिस्टम है, उसके सामने खड़े होने की ताकत जो अभी किसी सरकार में नहीं है। आप स्मृति ईरानी जी एक कानून लेकर आई थी, एक उन्होंने फेक न्यूज के खिलाफ, फेक न्यूज को इन लेकिन लोग, और एक दिन यही के वो अंदर, लोग थे जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ थी। जिनको सबसे ज्यादा 24 घंटे के अंदर स्मृति ईरानी को कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे ये मीडिया की आजादी पर हमला है। हालांकि मैं मानता हूँ स्मृति ईरानी जी ने जो पूरा कागज डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें कुछ खामियां थी। खामियां ये थी उसमें कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत रोल उसमें डिफाइन कर रखा था। ब्यूरोक्रेसी का रोल उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ऐसे लॉ की हिंदुस्तान में आज जरूरत है जिसको फेक मीडिया को लेकर और फेक जो नैरेटिव है और जो भड़काऊ है, इसके खिलाफ कुछ हो। इवन लेकिन डोनाल्ड दुर्भाग्य ट्रंप की बात, ने ट्वीट करके भी यही बात की है, फेक मीडिया इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी देखिए समस्या है फेक। मैं तो यही कह रहा हूँ, दिल्ली के दंगे जो है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है, तो इन तमाम इस गठजोड़ में वो मीडिया भी है जो लगातार फेक न्यूज, फेक नैरेटिव, सीए को लेकर आके मुसलमानों को बताया गया ना। आप माइक लेकर निकल जाते हैं, बड़े बड़े पत्रकार शाहीन बाग में निकल जाते हैं, देखिए हाँ जी आप बताइए क्या है। वो महिला कहती है हाँ हम तो जी जान दे देंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ेंगे, हमें जो है भगा दिए। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी हमारा गला काट देंगे, हाँ इसलिए हम नरेंद्र मोदी का गला काटेंगे। बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हमें कपड़े ना मिले, हमें खाना ना मिले,
हमें भूखे जो है। अब ये सारा नैरेटिव कहाँ से आया बच्चों के जहन में इन लोगों के? ये तमाम यही तो बड़े बड़े पत्रकार थे, माइक लेकर शाहीन बाग में पहुंच गए, झूठ झूठ, किसी की इतनी हिम्मत नहीं ये पूछते कि कौन से क्लॉज में लिखा है सीए के कि मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल पूछने की हिम्मत नहीं। जो जैसे लोगों ने बकवास किया, उस बकवास की हाँ में हाँ मिलाई, वो आपने टीवी पे चलाया, वो आपने अखबारों में लिखा, इस तरह का झूठ लिखते रहे। तो ये जो झूठ लिखने वाले लोग हैं, इस देश में दंगे करवाने में, दिल्ली के दंगे करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन हालांकि एक अच्छी बात यह कि इनकी क्रेडिबिलिटी आज जीरो हो चुकी है इनमें से मैक्सिमम लोगों की। इनको इनको सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का इनको समर्थन मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये जब तक देश में देश का माहौल खराब करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, इन पत्रकारों का जिनके आप नाम लेते हैं। आपने अरफा खानम का नाम लिया, अब देखिए कितने शर्म की बात है। यही अरफा, ये लोग कैसे एक्सपोज होते हैं। अरफा खानम जो है वो कहती हैं, एक समय में वो कह रही है, उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, भारत माता की जय इज ए कम्युनल, ठीक है, इज ए कम्युनल जो बिल्कुल। है इसको कि भारत माता की जय का नारा जो है वो सांप्रदायिक है, लेकिन ला इलाही इल्लल्लाह जो है वो जो है सबको साथ लेकर चलने वाला नारा है। अब आप सोचिए, इनकी बुद्धि को बताइए, भारत माता की जय, अगर जब भारत में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो पंडित नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, इन सब ने जो है भारत माता की जय का नारा क्यों लगाया? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ला इलाही इल्लल्लाह? इन्होंने क्यों नहीं कहा अगर सबको साथ लेने वाला नारा ला इलाही इल्लल्लाह? तो ये देखिए, ये बहुत ही बड़े जो है ना, ये भड़काऊ दंगाई लोग हैं, और ये जब तक दंगाई लोग इस तरह से हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल नहीं सुधरेगा। ये दंगाई, ये पत्रकार, ये जो इतिहासकार, ये लेफ्ट लॉबी के लोग हैं, तो ये इस देश में शांति नहीं कायम होने देना चाहते, और इनके पीछे दुर्भाग्य की बात है कि बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इनको फंडिंग भी करती है, इनको पैसा भी मिलता है, बाकी चीजें भी इनकी सब होती हैं। ये लोग आप देखिए ना, दिल्ली में जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो इसकी जो किटी पार्टी, अभी एक आनंद रंगनाथ ने बड़ा अच्छा शब्द दिया, किटी पार्टी जर्नलिस्ट, तो इनकी किटी पार्टी जो जर्नलिस्ट है वो विदेशों में घूम रही थी, अलग अलग तरह की फोटोग्राफ अपनी डाल रही थी कि आज स्पेन में, कल को जर्मनी में। तो दिल्ली में शाहीन बिल्कुल बाग में एक आम मुसलमान को भड़का के बैठा दिया, खुद आप जर्मनी में, जापान में और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये ये इस तरह से ये इनका नैरेटिव कर रहा है, और इनको इस तरह की इंटरनेशनल ताकत है। अब मार्क जुकरबर्ग जो है वो एक्सपोज हो गए ना। मार्क जुकरबर्ग जो है, जिस तरह से उन्होंने कपिल मिश्रा पे मैं टिप्पणी वही की, जिक्र कर मार्क रहा था उनका जुकरबर्ग भी। भी एक्सपोज हो गए ना। कि बिल्कुल आप देखिए कितने ये लोग बेशर्मी से हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं, लेकिन इस मामले में मैं ये कहता हूँ, इस मामले में फिर अगेन मैं कहता हूँ इसमें सरकार की कमजोरी है। मार्क जुकरबर्ग की हिम्मत कैसे होती है कि वो हिंदुस्तान के घरेलू मामले में, और जिस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उसमें वो टांग अड़ा दे, लेकिन आईटी मंत्रालय, हमारे जो आईटी मंत्रालय हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, इससे आखिर ये लोग इससे क्या कर पहले रहे हैं? इससे क्यों पहले नहीं इनके कान उमड़ते? जी, इससे पहले ट्विटर के भी जी, जो वो हैं, वो भी जब भारत आए थे जी, सीईओ, एग्जैक्टली। उन्होंने भी ब्राह्मणिकल उसके पेट्रियार्टी के अगेंस्ट जो उन्होंने प्ले कार्ड पकड़ा था, वो भी एक इंटरनल अफेयर पे जबरदस्ती घुसने की बात थी, और वो बिल्कुल, झूठ था। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग किस हैसियत से, इनकी हैसियत क्या है कि भारत के मामलों में इस तरह से जो है वो दखल दें। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मुझे ये बात परेशान करती है कि क्यों नहीं इनको, कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे होती है? चाहे जैक हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, इनको दिल्ली में बुलाकर इनको उल्टा काम देना चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आप भारत के अंदरूनी मामलों में, वो भी जिसकी जांच चल रही है अदालत में जो मामला है, उस पर आप टिप्पणी कर रहे हो? आप होते कौन हो? आप होते कौन हो? इनकी तो इनकी इनकी लेकिन दुकानों लेकिन पे। अशोक जी, एक बहुत बहुत बड़ी जो बात सोचने वाली वो ये है कि हम चाइना को चाहे जितना मर्जी अपने मामलों से लेकर के जितना मर्जी कोस लें, लेकिन चाइना अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करता। चाहे वो मुस्लिम्स को उसने डिटेंशन सेंटर में डाला हो, उसने वर्ल्ड की परवाह नहीं गई। चाहे उसकी जो इंटरनेट पॉलिसी जितनी स्ट्रांग हो, किसी को उसने एक्सेस नहीं दे रखा, अपनी कंट्री में कोई भी वेबसाइट नहीं चलती है, वो अपनी अपनी चीजें खुद चलाता है। हम अपने देश में इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर इतना सर्विस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड में, अमेरिका को इतना बड़ा सर्विस प्रोवाइड करता है, हम अपने देश में खुद के प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं बना सकते? क्यों पैसा नहीं लगा के अपने प्लेटफॉर्म बनाए? हमें क्यों डिपेंड रहने की जरूरत है जो हमारी कंट्री के नैरेटिव बनाने में और इस तरह का गलत प्रचार करने में ऐसे प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है? देखिए, आदर्श स्थिति तो ये है कि होना चाहिए। भारत सबसे बड़ा बाजार है। अगर आज भारत का अपना ट्विटर की तरह कोई प्लेटफॉर्म होता तो शायद जैक की दुकानदारी बंद हो जाती।
अगर भारत का अपना कोई फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म होता तो मार्क जुकरबर्ग की दुकानदारी बंद हो जाती, लेकिन मुझे इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ताकतें हैं और इसके पीछे ये मार्क जुकरबर्ग है, जैक ये अकेले नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, दुनिया की बड़ी ताकतें हैं जो इनको फंडिंग भी करती हैं। और भारत, मुझे लगता है कि अभी भारत में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो नहीं है कि इनकी दुकानदारी बंद कर, उस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी मुझे भारत में भी नहीं दिखती। क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन भारत में ना मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से, ना मुझे उद्योग जगत की बात करूँ या अब यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो आईटी सेक्टर है, मुझे उनमें वो इच्छा शक्ति नहीं दिखती। और इच्छा शक्ति का भी कारण हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि जितनी बड़ी इनकी इंटरनेशनल फंडिंग है, शायद उतनी बड़ी फंडिंग जो है, मुझे लगता है कि शायद हमारे लोग को लगता होगा इतनी बड़ी फंडिंग हम जुटा भी पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने कहा ना ये सिर्फ छोटे छोटे खिलाड़ी नहीं है, इनके पीछे बड़ी ताकतें हैं। और जैसे आप चीन का जिक्र कर रहे हैं, तो चीन में भी ऐसा नहीं, गूगल तो चीन ने अपने देश में घुसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी चीन का सिस्टम जो है गूगल से ही डेवलप करवाता है, तो इसका मतलब फंडिंग वहां पर भी बहुत अलग तरह से हो रही है। तो ये भी है कि ये सब ताकतें जो है फंडिंग करती हैं और इनका बड़ा हाथ है। तो जो आप कह रहे हैं आदर्श स्थिति है, लेकिन मुझे शक है कि हम उस कंडीशन में पहुंचेंगे अगले 5-10 सालों में भी, क्या हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, मुझे इसमें कम शक है जी। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, अगर वापिस आते हैं पूरे दिल्ली के दंगों को देखते हुए, क्या हम माने कि या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, जिस तरह से बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल इसमें जो रतन लाल है उनकी इसमें मौत हो जाती है, चाहे वो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा है, लेकिन क्या इस पूरे में इंटेलिजेंस फेलियर था? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या हमारे देश में अब पुलिस रिफॉर्म जो कितने सालों से रुके हुए हैं, उस रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? हमारी पुलिस पूरे साल बिजी रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे शाहीन बाग हो और अब कोरोना केसेस हो, पुलिस बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस को भी पावर्स देने की जरूरत है, वरना इस तरीके से पुलिस पथराव सहती रहे और रतनलाल जैसे एक ईमानदार कांस्टेबल अपनी जान गंवाते रहे। इन सबको देखते हुए क्या होम मिनिस्ट्री को अब रिफॉर्म नहीं करना चाहिए? देखिए, पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म होने से पुलिस ताकतवर हो जाएगी, इसका मुझे शक है। आखिर सेना या सीआरपीएफ जब कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीर में क्या होता है, पथराव उन पर भी होते हैं, वो लोग सब सहते हैं, उनके ऊपर पथराव होते हैं, उनके ऊपर गोलियां चली जाती है, बम फेंके जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोई पलटवार करते हैं, कैसे इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है सेना के खिलाफ। आपको याद होगा एक पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही ये लोग सेना इस तरह का करती है, एक आर्मी के मेजर ने जब एक पत्थरबाज को अपनी गाड़ी पर बांध करके उसके बाद जब वो पूरी फोर्स को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा, तो उस कैसे पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया था उस मेजर के खिलाफ। और ये इंटरनेशनली उसको बहुत कंडेम किया गया। कितना अमानवीय है, जबकि सच ये था। और उस पूरे इकोसिस्टम ने उस जो पत्थरबाज था जिसको गाड़ी के आगे बांधा, उसको वोटर बना दिया, ये तो वोट देने आया था जबकि वो पत्थरबाज था। तो ये इकोसिस्टम है, तो इसलिए मैं नहीं मानता कि पुलिस रिफॉर्म जरूरत है ताकि प्रोफेशनल तरीके से पुलिस काम कर पाए, लेकिन ये इकोसिस्टम बड़ी चुनौती है, इसको आप पुलिस रिफॉर्म से पुलिस ताकतवर नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी समझना कि राहुल, बहुत ये संवेदनशील मसला है कि अभी देखिए पुलवामा जैसा एक मामला, आखिर हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने नाकाम किया, एक और पुलवामा होता था। पुलवामा हमने देखा था किस तरह से एक लोडेड जो है पूरी गाड़ी थी RDX। हाँ, लेकिन अभी उन्हीं गुप्तचर एजेंसियों ने एक पुलवामा जैसी और बड़ी घटना को होने से रोक दिया। तो कई बार हम बड़ी चीजों को रोक लेते हैं, वो पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन उनमें से एक चीज ट्रिगर कर जाती है, एक चीज हो जाती है, तो फिर सारा दोष गुप्तचर एजेंसियों के सर पे डालकर हम बच नहीं सकते। क्योंकि हाँ, हमने सिर्फ दिल्ली के दंगे देखे, लेकिन हो सकता है दिल्ली के साथ साथ देश में बड़े पैमाने पर दंगे की साजिश हो, जिसको शायद बहुत सारी गुप्तचर सूचनाओं से हमने रोक दिया। तो ये भी इसका पक्ष है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से, और फिर जो तालमेल होना चाहिए गुप्तचर एजेंसियों में, एक सूचना आ जाती है तो उस सूचना को किस तरह से बाकी एजेंसी के पास जाना है, क्या करना है, हो सकता है उस तालमेल की कमी हो। तो मैं गुप्तचर एजेंसियों को इतना दोष नहीं देता, लेकिन सिस्टम जब पूरा है और जो पूरा इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में बैठे लोग हैं,
वो मत भूलिए कि वो हमारी एक कमजोर कड़ी है जो हमें हर बार जो है इस तरह की चीजों के सामने, इस तरह की चुनौतियों के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। तो इस इकोसिस्टम को, इस कड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक इस कड़ी को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम देश को सुरक्षित बनाने की जो कोशिशें हैं उनको हम पूरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आपने बताया ये एक इकोसिस्टम है। दिल्ली में दंगे एक दुखद घटना है जिसमें 50 से ज्यादा जाने गई, लेकिन ये एक सोच है जिसके खिलाफ लड़ना है। हम लड़ रहे हैं, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इस सोच के खिलाफ लड़ रहा है। और वक्त एक ऐसी चीज है जो सत्य को बाहर ले आता है, और जिस चार्जशीट फाइल होने के बाद जब ये केस चलेगा और सच पूरा सामने आएगा तो बहुत ही लोग इसमें नंगे होंगे, और ये साफ पता चल जाएगा कि चाहे आप स्टूडेंट के मुखौटे के पीछे छुपे, चाहे आप प्रेग्नेंट होने के मुखौटे के पीछे छुपे, चाहे आप जर्नलिस्ट के मुखौटे के पीछे छुप जाएं, सच सामने आके रहेगा। और इस सोच से एक ना एक दिन ये देश जरूर जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। उम्मीद है आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी इसी। जरूर, और बहुत शुभकामनाएं। आपका जो नया YouTube चैनल है बहुत अच्छा करे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ठीक आ रही आवाज? 1 2 3 4 चेक चेक चेक। या 3 2 1। So this is it for this episode. We will be back again with another issue on Samvad and Samadhan. Till then, like, share and subscribe.